योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो। अटल विहार आवासीय योजना चक पीथावास उर्फ नारिकावास, दोस्तों ये मूल गांव का नाम है, ठीक है, और यह जेडीए के जोन 12 में पड़ता है। वस्तुतः यहाँ गांव तो रहे नहीं, शहर बहुत ही विस्तृत हो गया है, किंतु ये जो राजस्व ग्राम के नाम है वो आपके सामने है। जोन 12 है जेडीए का ये। इसके बाद हम देखते हैं इस आवासीय योजना में कुल 284 भूखंडों का लॉटरी से आवंटन किया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां हम देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बता रहा था, आपके बार बार कमेंट आ रहे थे इस योजना का वीडियो बनाने के बारे में, इसलिए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों। इसको अधिक से अधिक प्यार मिलना चाहिए। आवेदन की प्रारंभ तिथि है 18 दिसंबर 2024। आवेदन की अंतिम तिथि है 17 जनवरी 2025 और लॉटरी की तिथि है 29 जनवरी 2025। अब यहाँ पे जो रिजर्व प्राइस है वो एक्चुअल में 14,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए ये दर है 7,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, एलआईजी के लिए है 11,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर, एमआईजी ए के लिए है 14,000 रुपये, एमआईजी बी के लिए 14,700 रुपये और एचआईजी की दर है 15,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब दोस्तों इसको एक बड़ी टेबल में समझते हैं। ये जो टेबल है इसमें पहले कैटेगरीज लिखी हुई है, फिर जो एक्चुअल में जो अलॉटमेंट प्राइस है, जो रिजर्व रेट जो चल रही है, रिजर्व जो प्राइस चल रही है उसमें कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, वो मैं आपको पिछली वाली स्लाइड में समझा चुका हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई ग्रॉस एनुअल इनकम किसके लिए कितनी चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख रुपए से ऊपर ग्रॉस इनकम चाहिए पर ईयर, एलआईजी के लिए 3,01,000 रुपए से 6 लाख रुपए तक की चाहिए पर ईयर। आगे एमआईजी ए के लिए 6,01,000 रुपए से 12 लाख रुपए तक इनकम चाहिए। एमआईजी बी के लिए 12,01,000 रुपये से 18 लाख रुपये प्रति वर्ष सकल आय चाहिए। उसके बाद एचआईजी के लिए 18,01,000 रुपये से 20 लाख रुपये तक की प्रति वर्ष वार्षिक आय चाहिए, जो सकल आय हो, यानी ग्रॉस एनुअल इनकम। ठीक, अब देखो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट, तो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट सबके लिए अलग अलग है और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझा दूंगा। अब हम देखते हैं भाई इसका लीज होल्ड एक्चुअली लीज होल्ड यानी होता है पट्टा धृति, जिसके नाम प्लॉट होगा कितने वर्ष के लिए उसके नाम तक रहेगा उसको बोलते हैं 99 साल तक की पट्टा धृति आपको मिलेगी। अब देखो पंजीकरण राशि समझ लेते हैं अपन वर्गानुसार। ईडब्ल्यूएस की पंजीकरण राशि है वो है 10,000 रुपये, एलआईजी की पंजीकरण राशि है 20,000 रुपये, एमआईजी ए की पंजीकरण राशि है 30,000 रुपये, एमआईजी बी की पंजीकरण राशि है 40,000 रुपये और एचआईजी की पंजीकरण राशि है 50,000 रुपये। नेक्स्ट है यहाँ पे सकल आय आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर। एक तो सकल आय आवंटन की दर क्या रहेगी प्रति वर्ग मीटर की, और पंजीकरण राशि प्रति भूखंड कितने रुपये होगी। तो दोस्तों पंजीकरण की राशि पिछली स्लाइड में आ चुकी है, सकल आय में आपको समझा चुका हूँ, आवंटन की दर ईडब्ल्यूएस की और प्रत्येक वर्ग की अलग अलग समझा चुका हूँ। लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना। फिर भी यदि समझना चाहो तो एक चीज जो बच गई तो बता देता हूँ भाई। ईडब्ल्यूएस वाले जो प्लॉट होंगे ना वो एक्चुअल में कुल प्लॉट है 40 और ये 45 से लेकर 45 वर्ग मीटर तक के होंगे कुल मिला के, अप टू 45। ठीक है, यानी 35 का भी, 30 का भी, 45 का भी, तो 45 वर्ग मीटर तक के होंगे। उसके बाद में जो अपने एलआईजी वाले हैं ये 46 से 75 वर्ग मीटर तक के भूखंड होंगे, और अपने एमआईजी ए वाले हैं वो 76 से 120 वर्ग मीटर तक के होंगे, और अपने एमआईजी बी वाले हैं वो 121 से 220 वर्ग मीटर तक के होंगे, और एचआईजी वाले जो हैं वो 220 वर्ग मीटर से यदि ऊपर चले हैं तो 221 वर्ग मीटर और उससे ऊपर तक के हो सकते हैं दोस्तों। और सब चीजें मैं आपको इसमें बता चुका हूं। एक पंजीकरण की राशि प्रति भूखंड फिर समझ ले। ईडब्ल्यूएस में पंजीकरण की राशि प्रति भूखंड होगी 10,000 रुपये, और उसके अलावा एलआईजी में होगी 20,000 रुपये, और अपने एमआईजी ए में होगी 30,000 रुपये, एमआईजी बी में होगी 40,000 रुपये और 50,000 रुपये होगी एचआईजी में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना राशि भारतीय राष्ट्रीय रुपये में होगी। इसके बाद में समझते सामान्य शर्तें। योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क 1,000 रुपीज। दोस्तों जो प्रोसेस यानी प्रोसेसिंग फीस है ये 1,000 रुपये है, ये नॉन रिफंडेबल है, मिलेगी नहीं। ठीक, तो ये क्या है, निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाइन जमा करानी पड़ेगी। आप लोग ध्यान से सुनना,
नहीं तो बाद में उससे पैसे भी घुस जाएंगे और प्रॉब्लम भी हो जाएगी। ठीक है, एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर संपूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप अपनी अधिक बुद्धिमत्ता में क्या ई मित्र पे जाए, एक की जगह 4 फॉर्म भरिए हैं, पूरे पैसे घुस जाएंगे, रजिस्ट्रेशन की फीस भी वो लोग जब्त कर लेंगे। इसलिए केवल एक ही फॉर्म एक व्यक्ति के नाम से लगाना है। आगे कहते हैं योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखंडों के ग्रुप के अंतर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखंड आवंटन होने पर आवंटित स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, अब इसको समझने की बात है, कोई कहे नहीं भाई साहब ये तो मैं नहीं लूंगा, ये तो कम का है, ज्यादा का है, उसको तो 2 गज ज्यादा मिल गया, 3 वर्ग मीटर ज्यादा मिल गया, ऐसा नहीं, जैसा मिलेगा लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रूल बता रहे हैं जीडी वाले। पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से कैसे होगा? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से या नकद ई मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है। दोस्तों जीडीए की फॉर्म भरने की साइट पर आपको क्यूआर कोड भी मिल जाएगा, उस पर डायरेक्ट जमा हो जाता है, वही नेट बैंकिंग मान लो उसको। ठीक है, यानी सीधा आप अपने किसी ऐप से भी पेमेंट कर सकते हो। राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी आदेश नियम योजना के भूखंड आवंटन पर भी लागू रहेंगे। भाई अगर कोई नियम चेंज हो जाता है तो वो लागू रहेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया, थोड़ा क्या वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूं, है ना। भूखंडों के लिए आवेदन जेडीए की वेबसाइट, यह वेबसाइट का नाम है jda.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन या ई मित्र कियोस्क केंद्रों के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता द्वारा बैंक खाता संख्या व बैंक के IFSC कोड स्पष्ट रूप से ऑनलाइन अंकित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से किया जा सकेगा। आवेदन की पात्रता बड़ी सिंपल सी पात्रता है। एक तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखो कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए आवेदक। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होनी जरूरी है। आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजना अवधि में चालू होना चाहिए। ये नहीं बंद पड़े बैंक का खाता मत लिख देना। आवेदक का स्वयं एवं उसकी पत्नी अथवा उसके पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान में के किसी भी नगरीय क्षेत्र में जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो में कोई आवासीय भूखंड अथवा मकान अथवा लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड पर नहीं होना चाहिए। यानी वो जो भी एक फैमिली है ना, उनमें किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई भी ऐसा मकान नहीं होना चाहिए जो उनका खुद का हो। कुल मिला के बात ही है। ठीक, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान भूखंड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो, ये भी ध्यान रखना कि आपने पहले से जेडीए का किसी का ले रखा हो और भाई साहब बैठे हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान रखना। आवेदक की सकल वार्षिक आय वर्ग, आवेदक के स्वयं अथवा परिवार की सकल वार्षिक आय, जिसमें कौन कौन है फैमिली में, पति पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक परिवार के सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें ITR फॉर्म 16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा। अब देखो आरक्षित श्रेणियों का वर्गीकरण समझ लो। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, रिजर्व है, प्लॉट्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। तो थोड़ा ध्यान देना, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के विभागों, राज्य के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 10% है। अब इसमें देखो 5% विकलांगों के लिए, 10% जो अपने निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं उनके लिए। ठीक है, उसके अलावा बचे हुए सामान्य। अब इसमें देख लो, इसका है थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा करके ऐसे समझा देता हूं। अनुसूचित जनजाति जो है उसको देखिएगा। अनुसूचित जनजाति 5% विकलांग है, 10% वही एकल महिलाएं इत्यादि, है ना, और बचे हुए सामान्य। उसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जाति का समझिएगा, अनुसूचित जाति में मित्रों 8.57% है, जिसमें 5% विकलांग है, 10% वो निराश्रित महिलाएं वगैरह है, बचे हुए सामान्य। नेक्स्ट देखते हैं पत्रकार, तो पत्रकारों के 2% है, लेकिन उस आरक्षण में भी आरक्षण है, यानी इस 2% में 5% विकलांग, 10% इनको और बचे हुए सामान्य। अब हमारे ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं समाज के, उनके लिए 2% है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये हमारे पास भूतपूर्व सैनिकों के विषय में। तो कौन से सैनिक, इसमें भूतपूर्व सैनिक है उनकी फैमिली, तो फैमिली जो है उनको, इनको सबको भूतपूर्व सैनिकों को 10% है। और इसमें क्या है कि जो सैनिक शहीद सैनिक है उनकी विधवा शहीद के आश्रितों के लिए है। साथ में ये तो एक कैटेगरी में आ जाएंगे ना। और अब बे कैटेगरी में विकलांग सैनिक आ जाएंगे और से वाली कैटेगरी में अन्य सैनिक आ जाएंगे। मित्रों अनारक्षित श्रेणी, ये जो अनारक्षित श्रेणी है इसमें मित्रों आप देखना 61%, इसमें 5% विकलांग और 10% निराश्रित एवं अन्य भूमि विहीन एकल महिलाएं, बचे हुए सामान्य। यानी ये सामान्य श्रेणी है। अनारक्षित श्रेणी का मतलब है जो रिजर्व नहीं है। ठीक।
इस श्रेणी के अनुसार 61% इस श्रेणी के लोगों के लिए है। पेमेंट शेड्यूल देखना, लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित संपूर्ण राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में आपको आवंटन हो चुका है, ये ध्यान रखना। यानी आपको लॉटरी में प्लॉट निकल गया। अब इसमें क्या, 30 दिवस की अवधि में भूखंड के सर्विस नंबर से चालान के माध्यम से नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन द्वारा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर की किसी भी ICICI बैंक शाखा में संबंधित योजना के खातों में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी भाई। इसके उपरांत मांग राशि आगामी 90 दिवस तक 9% वार्षिक ब्याज के साथ जमा कराई जा सकती है। मान लो आप लोग जमा नहीं करा पाए तो आपको फिर यदि 30 दिन में नहीं जमा कराई तो 90 दिन का समय मिलेगा, लेकिन आपको 9% ब्याज देना पड़ेगा, ईयरली ब्याज, यानी 9% की दर से। मांग पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिवस तक मय ब्याज राशि जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त हो जाएगा। यदि 120 डेज हो गए तो समझ लो ये निरस्त ही हो जाएगा और संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी एवं आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। भूखंड की संपूर्ण राशि जमा होने के बाद लीज डीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी। आगे है भाई लॉक इन पीरियड, यानी कब तक आप बेच नहीं सकते। आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूखंड का हस्तांतरण किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है। आवंटन से 0 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि में हस्तांतरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 10% शुल्क वसूल कर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि में हस्तांतरण करने पर प्रचलित दर की 5% शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। आगे देखो, एक बार प्रश्न आ रहे थे साहब मैं मेरी पत्नी हम खरीद ले हुए, दोनों खरीद ले हुए, हम तीनों योजना में लगा दे हुए, तो थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूं, है ना। क्या हम JDA की तीनों योजनाओं, अभी 3 योजनाएं रनिंग में, अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर। गोविंद विहार का वीडियो आपको इसके अपने कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तीनों में आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ, आवेदन कर सकते हैं, किंतु यदि एक से अधिक भूखंड आवंटित होता है तो एक ही रखना है, बाकी सरेंडर करना पड़ेगा। मान लो आपका इसमें भी निकल गया, उसमें भी निकल गया, उसमें भी निकल गया, 2 में निकल गया, भैया एक ही मिलेगा, ठीक। अन्य दोनों योजनाओं के वीडियो के लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो मित्रों वहां से देख लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करना यार, आप लोग हजारों लोग देख रहे हो, आपसे लाइक तक नहीं हो रहा, कितने कंजूस हो, कंजूसी की पराकाष्ठा है मित्रों। और इसको शेयर करना, बेचारे और लोगों को भी लाभ मिल सके। कमेंट करना, कमेंट तो भाई साहब अपन से लिखना तो आता ही नहीं है, पता नहीं क्या है प्रॉब्लम है। इतने बड़े बड़े इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तुम लोग यार कमेंट नहीं कर पा रहे हो। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, इससे आपको क्या है कि भाई साहब बहुत फायदा होने वाला है। नई नई स्कीमें लॉन्च हो रही है, आपको मजा आ जाएगा, आपको पता चलेगा, घर का मकान हो जाएगा, आगे बेच दोगे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।